बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। 34वीं नेशनल गेम्स जो है इस वक्त कोयटा में जारी है, इस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान वीमेंस कप है, इन दिनों जो है जारी है। स्टेट बैंक ग्राउंड पर इसके मैचेस हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त मैचेस जो है स्टेट बैंक ग्राउंड पर खेले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो बड़ा हॉट इशू इस वक्त चलता आ रहा है एशिया कप के हवाले से। आया एशिया कप है जो है श्रीलंका या फिर अगर यूएई में होता हुआ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इजलास 27 तारीख को इंडिया की जानिब से मुनक्किद होना है। जे शाह उसकी क़यादत करेंगे, उसके बाद ही फैसला होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनकी मीटिंग के बाद ही ये फैसला होना है कि किस वेन्यू पे जो है एशिया कप का इनेकाद जो है कराया जाएगा, जहाँ पर भारत अपने मैचेस जो है बआसानी खेलता हुआ दिखाई दे। अब तक जो सूरत हाल है एशिया कप के हवाले से वो जो हमारे सामने आई है, उसमें जो है अगर वेन्यू की हम बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर एशिया कप के मैचेस का इनेकाद हो सकता है। जो मैचेस भारत जो है वहां पर अपने मैचेस खेलता हुआ दिखाई देगा। इस सारे सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है स्टूडियो पे मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं खासकर क्रिकेट के हवाले से। आपने माहिराना राय मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखी होगी। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आमिर सरफराज साहब, सबसे पहले तो ये बताएंगे, जिस तरह एशिया कप का इनेकाद के लिए इतने मसाइल पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह फैसला किया था कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, तो उस वक्त ये मसाइल नहीं आए। उस वक्त भी अगर इंडिया चाहता तो कुछ अपने पंगे दिखा सकता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं किया। लास्ट मोमेंट है जब एशिया कप का इनेकाद होना है तो उस वक्त ये मामला सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो शहजादा मोइन साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। जहाँ तक आप एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी बदकिस्मती ये है कि सारी दुनिया कोशिश करती है कि उनके जो पड़ोसी ममालिक हों उनके साथ उनके दोस्ताना ताल्लुक़ात हों और वो एक स्पोर्ट्स से लेके इकॉनमी से लेके हर लिहाज से एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन वो जो एक रिफ्ट है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, वो आपने देखा होगा कि वो बेशतर मौक़ों पे आपको निकलती भी नज़र आती है। और वो जो जहर उनके दिलों में और जहनों के अंदर मौजूद है, हमारी बदकिस्मती है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और कोई मौका ऐसा जाने नहीं देते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की कोई परेशानी में मुब्तला हो या क्या हो। और ये जो एशिया कप की इनेकाद के हवाले से जो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद वो एक इंतकामी कार्रवाई की तरह से है और वो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को रुस्वा करना चाहते हैं। और इस तरह की बहुत अजीब अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए जो निकलने नहीं चाहिए थे, कि वो कहीं पे भी हमें मौका नहीं देते हैं कि हम अपना कहीं पे कोई सुकून के साथ आगे चल सकें। अब आप देखें, जैसा भी आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि जिस वक्त एशिया कप के निकात की बात हो रही थी और आईसीसी ने ये फैसला किया कि जी पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो ये फैसला किया, तो उस वक्त उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। उस वक्त सारी बातें चलती रहीं और आज आपके सामने है कि वो किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम की है। उनको हाइब्रिड एक मॉडल भी उनके सामने रखा गया कि चलें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे सियासी वजूहात के बिना पे, तो आप ऐसा कर लें कि न्यूट्रल वेन्यूज़ या तो श्रीलंका या मोस्ट प्रॉब्ली यूएई के अंदर जाके खेल लें। लेकिन वो हट धर्मी और सारी चीज़ें अभी भी गालिबन आपसे ही आज डिस्कस हो रहा था ऑफलाइन कि 27 तारीख को उसका फैसला होना है। और कि जी वो, लेकिन इस फैसले में एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सिटी ने बड़ा वाज़े अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है कि अगर वो न्यूट्रल मकामात पर, हाइडर मॉडल पर अगर खेलना चाहते हैं तो सही है, हम उनको खिला देंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने आईसीसी के टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है इंडिया में, और जिसके लिए अब शायद इंडियन भी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के नजम सिटी ने बयान दे दिया चेयरमैन ने कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आती है तो फिर हम भी वर्ल्ड कप के लिए जो है हुकूमत का इंतजार करेगी। अगर हुकूमत हमें ग्रीन सिग्नल देती है तो फिर हम वर्ल्ड कप खेलने जो है इंडिया जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से बताता हूं कि अभी सितंबर में पाकिस्तान में ओवर 40 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इंडिया की टीम, उनकी एसोसिएशन वेटरन की बहुत ज़्यादा विलिंग थी आने के लिए, लेकिन जब उन्होंने समरी मूव की स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और आगे, तो वो जो है उसके ऊपर उन्होंने अप्रूवल नहीं दी और अब इंडिया की टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रही है। चलें, छोटा इवेंट है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो हमारे जनरल इवेंट होते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ, लेट मी यूज़ द वर्ड सल्यूट, नजम सेठी साहब को, कि जिन्होंने ये स्टैंड लिया। बिल्कुल लेना चाहिए था, बिल्कुल वजह है आपकी खुददारी
और खुद मुख्तारी दोनों इसके अंदर आती हैं। जैसा इंडिया करे वैसा इंडिया भरे। अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर खेलने आता है एशिया कप, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता है और वो खेलता है, पाकिस्तान वहाँ इंडिया के साथ इंडिया में ना जाए वर्ल्ड कप खेलने, वो भी हाइब्रिड रिजीम को मॉडल को लेके चले। तहरीरी तौर पर अब जो है हमारे जो चेयरमैन है नजम सिटी साहब है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में और तहरीरी तौर पर ये चीज़ है जे शाह के सामने रख दिया और जे शाह का अब इंतज़ार है 27 तारीख का कि उनके इजलास के बाद ये फैसला फाइनल होना है। बिल्कुल सही है जो आपने कहा ना कि फैसला होना है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कहूँगा कि नजम सेठी साहब और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना इस वक्त इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। आप जितना दबते रहेंगे ना, लोग आपको दबाते रहेंगे, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क जो पहले ही आपके साथ बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है दिली तौर पे। तो आपको करना यही है कि उनको जो है ना मतलब उनके दबाव में नहीं आना, उनकी फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं करने। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं उनको सर पे बिठाएं। अगर वो हाइब्रिड रेजिम के लिए भी मॉडल के लिए भी तैयार हो जाते हैं और दूसरे मुल्क में जाके अपने मैचेस खेलते हैं, तो फिर सेम फार्मूला पाकिस्तान अप्लाई करे वर्ल्ड कप के लिए। और अगर इंडिया उस ये जो 27th की आपने रेफरेंस दी है कि अगर ये जे शाह अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उनकी मीटिंग में अप्रूव नहीं होता है, तो पाकिस्तान उनको बराबर जवाब दे कि जी हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इंडिया की अगर बात हो रही है, जिस तरह आईपीएल की बात हो रही है सरफराज साहब है, तो हम ये देखते हैं कि बड़े पैसे की बात आ जाती है सामने और इस पैसे की चमक ने शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन अहदेदारों को जो है शायद इसमें मुब्तला करके रख दिया है। अब ऐसी चीज़ सामने आई है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इंग्लैंड के प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर ली कि हमसे इजाज़त लेकर आप जो है दूसरे ममालिक में जो है या अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए भी जो है आप खेलने जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि ऐसे में जहां पर क्योंकि वो पैसे पे कर रहे हैं इंग्लैंड, खासकर जो क्रिकेटर्स हैं इंग्लैंड के, ऐसा देख सकते हैं आपके मुस्तकबिल में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है या क्रिकेटर्स जो खासकर इस चार में पैसे की चार में आते दिखाई देंगे? देखें, ये तो काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए जो आपने दी है। अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स को इंडिया, ये बाकायदा तौर पर चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी सर, आप बाखबर आदमी हैं, आपके पास ये खबरें होंगी, मुझ तक तो आप तक पहुंची है तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनाब अली अगर इस हद तक वो बात चली गई है तो फिर ब्रिटिश प्लेयर्स को शर्म आनी चाहिए कि आप एक बज़ाहिर एक मुल्क जो आपका ग़ुलाम रहा है, आप उसके ग़ुलाम बन रहे हैं। तो आप अपनी गिरावट के ऊपर नज़र डालें तो अखलाकी तौर पे और दीगर हवालों से वो कितने पीछे चले गए। अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत शर्म की बात है। और ये नहीं, मैं बात कर, पैसे देना और लेना मसला नहीं है, वो तो प्रोफेशनली आप जहाँ से पैसा मिले आप लेके चले, लेकिन उस पर डिक्टेट किया जाए, अपनी टर्म्स जो हैं वो लेके चली जाएं, तो वो बहुत एक हैरानकुन बात है मेरे लिए। और मैं समझता हूँ कि ये इंग्लैंड को इसके बारे में अपने बारे में सोचना चाहिए और एज नेशन वो बहुत नीचे चले जाएंगे अगर वो इस तरह से पैसे को मंजिल बना के। और जो पैसे वाले ममालिक हैं, और इंडिया का नो डाउट एक डोमिनेटिंग रोल है आईसीसी के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तगड़ा बोर्ड, सबसे ज़्यादा अमीर बोर्ड जो है वो इंडिया का ही है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हर चीज़ डिक्टेट करना शुरू कर दे। और डिक्टेट वो उसको कर सकता है कि जो डिक्टेशन लेगा। ये मैं आपसे बात बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ। पाकिस्तान को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना उनके सामने खड़ा होना चाहिए और खड़ा होकर जो है उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। वो आते आए सर आंखों पे, नहीं आते बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें। बिल्कुल सरफराज साहब, अगर थोड़ी सी बात हम कर लें, अभी माजी में अभी चल ही रहा है आईपीएल के मैचेस है। अगर हम देखें कि एक वाकया जो है आईपीएल के मैच के दौरान हुआ, गौतम गंभीर और कोहली के दरमियान नोक झोंक हुई है, बाकायदा तौर पर बहुत सी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। क्या अगर ये पाकिस्तान के पीएसएल में ऐसे वाकयात हो जाते, किसी खिलाड़ी से रोनुमा हो जाते, पूरी दुनिया शायद पाकिस्तान के पीएसएल को बदनाम करता हुआ दिखाई देता, लेकिन आईपीएल में ऐसे चीज़ें होने के बावजूद शायद वो हाईलाइट ना हो सका। मसला वही है, जिस तरह की चीज़ की आपने निशानदेही की कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट इतनी है। आप ये देखें कि इससे ज़्यादा जुल्म की बात क्या होगी। मैं इस वक्त न्यूजीलैंड के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पैसे की चमक के पीछे न्यूजीलैंड जैसे मुल्क के प्लेयर जो हैं नेशनल टीम के साथ वो पाकिस्तान खेलने नहीं आए, और एक मामूली टूर्नामेंट जो नेशनल या इंटरनेशनल मैचेस के मुकाबले में है कि जो कि आईपीएल की सूरत में वो वहाँ खेलने चले गए। अब ये जो आप वाकई को कह रहे हैं कि ये जो इसको जो छुपाया गया, या छुपाने से मुराद मेरी है कि जिसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाया गया, उसकी बुनियाद पैसा है। कि चूँकि इंडिया जो है वो इस वक्त एक ग्रोइंग इकॉनमी है
और उनके यहाँ जो ये जो क्रिकेट से रिलेटेड रखने रिलेशन जो लोगों का है, जितने वो पैशनेट वहाँ पे ना सिर्फ क्रिकेटर्स हैं बल्कि उनके सपोर्टर्स भी हैं, तो एक इतनी बड़ी मार्केट वो मौजूद है, आबादी उनकी जितनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं वो सबको मिला लें एक तरफ और इंडिया को एक तरफ रख दें तो उससे ज़्यादा होगी। तो वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं और डेफिनेटली उनके पास जो मार्केटिंग कंपनीज़ और ये और वो हैं वो सब मिलकर इंडिया का इमेज अच्छा कर रही हैं, और जो दूसरे ममालिक हैं शायद उनको इतना अच्छा नहीं समझा जा सकता जाता। अच्छा, समझा नहीं जाता है। अगर अब थोड़ी सी बात विमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से कर लें, आमिर सरफराज साहब है, पाकिस्तान विमेंस कप है इन दिनों स्टेट लाइफ में जारी है, बड़े ज़बरदस्त मैचेस है खेले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इसमें नौजवान खिलाड़ी जो है अब बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। माजी में हमने देखा कि जिस तरह के नौजवान प्लेयर्स ख़वातीन हुआ करती थोड़ी सी ओवर एज हो जाया करती थी, फिटनेस के मसाइल उनके साथ आते, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब यंग ब्लड सामने आया है, कैसा देखते हैं? क्योंकि पहले हमारे पास 20 से 25 का पोल हुआ करता था, अब हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि 80 से 90 लड़कियों का एक पोल नज़र आ रहा है जो यंग ब्लड भी है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है विमेंस की वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी करती नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छा साइन आपको नज़र आ रहा है ख़वातीन क्रिकेटर्स के हवाले से? यकीनी तौर पे जो ख़वातीन क्रिकेट का जो पूल बढ़ रहा है और जो मैं उसके अंदर शौक देख रहा हूँ, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मेरे अपने फैमिली के अंदर और मेरे अपने दोस्तों के सर्किल के अंदर उनकी बेटियां जो हैं वो भी अब क्रिकेट के शौक़ के अंदर मुब्तला हो गई हैं और वो बाकायदा अकेडमी में जाके खेल रही हैं। और पाकिस्तान रैंकिंग के जो प्लेयर्स जो कराची के अंदर इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ के अंदर, वो वहाँ जाके उनके साथ क्रिकेट खेल रही हैं, ग्रूम हो रही हैं। और साथ में ऐसा भी हो रहा है कि जो बॉयज़ के टूर्नामेंट हो रहे हैं वो उसमें शामिल होके और वहाँ वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही हैं और पॉलिश कर रही हैं। तो डेफिनेटली जो पूल आपने कहा जो 15-20 क्रिकेटर्स का पहले हुआ करता था वुमेन क्रिकेटर्स का, वो अब निकल करके बहुत आगे चला गया है। और अगर आप सिर्फ एकेडमी लेवल पे चले जाएं ना, तो मैं इस वक्त कुछ ऐसी एकेडमीज़ को जानता हूं जहां एक एक एकेडमी के अंदर 20-20, 25-25 लड़कियां आपको हर वक्त यानी 3 से 4 घंटे दिन के अंदर वहाँ आपको प्रैक्टिस करती हुई नज़र आएंगी। आमिर साहब, जिस तरह प्रैक्टिस की बात हो रही है, ख़वातीन क्रिकेटर्स की बात हो रही है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान मेन टीम का जो फ़ीसेस हैं और जिस तरह सेंटर कॉन्टेक्ट में उनको जो है फ़ीसेस अदा की जाती हैं वो ख़वातीन क्रिकेटर्स से ज़्यादा है। आप समझते हैं कि ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए भी वही प्लेटफॉर्म होना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें कि अगर किसी इवेंट्स में जो है 10 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई है मेंस के लिए, तो वहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए जो है ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए रखी जाती है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर भी अपना लचक दिखानी चाहिए, ख़वातीन क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म अच्छा मुहैया करना चाहिए। और साथ साथ जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में जो है हमने देखा कि ख़वातीन के भी 3 नुमाइशी मैच कराए गए, तो एक अच्छा साइन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन दूसरी तरफ ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए भी जो उनकी जो प्राइज़ मनी है वो भी अब डबल करनी चाहिए। यकीनी तौर पे उसके अंदर आप उनसे यकीनी तौर पे ये मेंस की टीम के साथ तो मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्लोज चले जाएं, कुछ बेहतर कर दें। अगर सरफराज साहब 10 लाख और 1 लाख रुपए कम से कम 3 लाख 4 लाख पे तो मैंने आपसे कहा ना कि वो क्लोज हो जाए और उसके अंदर इनको थोड़ा सा वो हो। असल में शायद अभी मसला जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि जो ये गर्ल्स के जब मैचेस होते हैं ना, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग से लेके और मीडिया और दूसरे जो हाइप जो क्रिएट हो जाती है या स्पॉन्सरशिप के हवाले से अभी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में उनको एक अट्रैक्शन उनके सामने नहीं आ रही है। जैसे जैसे ये थोड़ा सा लोगों के जहनों में आएगा कि भाई ये क्रिकेटर भी परफॉर्म कर रही हैं इनफरादी तौर पे, अभी आपने देखा होगा एक पाकिस्तानी बच्ची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो जब वो लोगों में ये चीज़ें आएंगी और वो टीवी के ऊपर और दीगर हवालों से उनको देखना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इनका जो है ना पैकेजेस जो है वो रिवाइज होंगे, बिल्कुल पैकेजेस रिवाइव होंगे। और फिर जिस तरह आपने ख़वातीन क्रिकेटर्स के हवाले से बात की, पाकिस्तान के अंडर 19 विमेंस एक कप्तान उरूप शाह जिन्होंने आईसीसी में जो कैच लिया वो आईसीसी की पेज पे अपलोड है, तो आप समझ लें कि टैलेंट पाकिस्तान के पास है, सिर्फ तराशने की जरूरत है। यकीनी तौर पे ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इन्होंने सबसे अच्छा लड़कियों ने काम ये किया है कि वो जो है ना सिर्फ ये कि अकेडमीज़ में जा रही हैं बल्कि बॉयज़ के साथ भी खेल रही हैं कि जो उनकी सलाहियतें निस्बतन लड़कियों के मुकाबले में बेहतर होती है, और उनको पॉलिश करने का वो जो तराशने का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया उर्दू का, कि वो अपनी सलाहियतों को तराशने की उनके साथ जो है ना जैलप होकर जो है कोशिश कर रही हैं और डेफिनेटली वो उनको पे ऑफ करेगा।
बिल्कुल पे ऑफ करेगा। बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से क्या कहेंगे, जिसमें तीन जो है हमने देखे थे नुमाइशी मैच ख़वातीन के लिए रखे गए और उसमें हमने देखा गैर मुल्की प्लेयर्स भी उसका हिस्सा बनती दिखाई दी थी, ख़वातीन प्लेयर्स। देखें, सबसे जो अच्छी बात लगी ना वो मुझे एक ये लगी कि उन्होंने ये नहीं किया कि 8 टीमें बना के पाकिस्तान से और वो वुमेन की खिला दी और PSL का पूरा एक टूर्नामेंट उन्होंने कर दिया। वजह यह है कि जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि पूल इतना बड़ा नहीं है, तो अगर पूल बड़ा नहीं है तो उन्होंने क्या किया, जो क्वालिटी प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को उन्होंने उनके साथ मर्ज किया और मर्ज के करके खिलाया, उसमें क्वालिटी भी बढ़ी हमें देखने को मिली। और हमारी जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं, उनको जो दूसरे मुल्कों की लड़कियां थी उनके साथ खेलने का, उनसे सीखने का, उनको के सामने अपने आप को परफॉर्म करने का, पॉलिश करने का सारे मौके मिल गए। तो बिल्कुल सारे मौके अच्छा इनिशिएटिव लेती हुई। और अभी जल्दी ना करें, अभी जल्दी ना करें कि जी पूरा टूर्नामेंट करा दें और कर दें। आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 सालों के अंदर आपके पास ऐसा पूल जमा हो जाएगा कि आप बजाय जो 2 टीमें खिला रहे थे आप 4 टीमों पे चले आएंगे और 4 के बाद फिर 6 और फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ जो है वो सब हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह इमर्जिंग एशियन जूनियर कप के लिए पाकिस्तानी टीम का भी विमेंस का ऐलान हो चुका है और बाकायदा तौर पर फातिमा उसकी क़यादत कर रही हैं, नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम जा रही है और हमारी भी दुआ है कि वो टीम ज़रूर जीत कर आए। इस हवाले से क्या कहेंगे, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कहते हैं क्योंकि उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। देखें, बीइंग पाकिस्तानी मैं क्या चाहूँगा, मैं तो यही चाहूँगा अच्छा परफॉर्म करें, जीतें और जीत के वापस आएँ। बिल्कुल, हमें सरफराज कह रहे हैं कि इमर्जिंग कप के लिए पाकिस्तानी टीम है जो 16 रुकनी दस्ता जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए जो है ट्रॉफ़ी जीत के लेगा और हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान जो है ये ट्रॉफ़ी जीते और आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम मज़ीद क्रिकेट में रोशन होता हुआ दिखाई दे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात अब कर ले हम पाकिस्तान का एक तनसाज़ों का दस्ता जो है 16 रुकनी जो है एशियन बॉडी बिल्डिंग और वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए जो है थाईलैंड रवाना होना है। रवानगी से कबल है हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है कराची के अंदर एक निजी होटल के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आपको बताते हैं, पहले दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन व नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल का 10 रुकनी दस्ता ओलंपिया एमेचर एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कराची से थाईलैंड रवाना होगा। रवानगी से कबल कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फेडरेशन के सदर शहजाद भट्ट, सेक्रेटरी जनरल इमरान नागोरी, खजांची रमीज़ इब्राहिम, नायब सदर बॉबी, टीम के कोच मोहम्मद आफाक याकूब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दस्ता एशिया मुकाबले में शिरकत करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी दस्ते में 11 खिलाड़ी, 3 जजेस समेत 16 अफराद शामिल हैं। ये इवेंट 26 से 28 मई तक थाईलैंड के शहर बताया में खेला जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल्स ने बताया कि पाकिस्तानी तनसाज इवेंट में बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक, मेन फिजिक्स और पावर लिफ्टिंग समेत इवेंट के तमाम कैटेगरीज में मेडल के लिए एक्शन में होंगे, जबकि इवेंट की सबसे बड़ी कैटेगरी में भी पाकिस्तानी तनसाज मिस्टर एशिया व जूनियर मिस्टर एशिया के लिए मुकाबले में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, पैकेज आपने देखा, इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं और इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब ने। शुएब साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दें, बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तानी तनसाज जो है थाईलैंड के लिए आज रवाना हो रहे हैं और 16 रुकनी दस्ता जा रहा है। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपसे कुछ देर कबल हमने उसके हवाले से पैकेज भी अपने शो में दिखाया है नाजरीन को। क्या कहेंगे इस तनसाजों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफा इतना बड़ा दस्ता जा रहा है? बिल्कुल शहजाद, आप सही कह रहे हैं और आप जिस तरीके से क्रिकेट में दीगर खेलों को प्रमोट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, जाके कवरेज देते हैं, ये हमारे वो अनसंग हीरोज हैं जो पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटते हैं, लेकिन इनको उतनी पजीराई नहीं मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती है। तो एक अच्छी बात है कि मीडिया जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज अगर दिखाता है तो इनको जो है वो इंकरेजमेंट मिलती है और फिर ये जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में जैसे आपने बताया कि पहली मरतबा इतना बड़ा दस्ता जा रहा है, तो जब बड़ा दस्ता
जाता है तो फिर उनकी पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होती है, और फिर जब पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है तो फिर मेडल जीतने की उम्मीद भी ज्यादा हो जाती है। तो हमारी दुआ है कि ये लड़के जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल शायद साहब, जीतने की उमंग हर खिलाड़ी की होती है, और पाकिस्तानी दस्ता जिस किस्म का जा रहा है, और उम्मीद है हमें एक दफ़ा फिर के पाकिस्तानी ये दस्ता गोल्ड मेडल जीत कर आए। लेकिन कुछ मसाइल ज़रूर होते हैं टीम के साथ, खिलाड़ियों के साथ। वो सबसे बड़ा मसला होता है स्पॉन्सरशिप का। क्या कहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, थोड़ी सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है उन्हें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे अनफॉर्चुनेट है कि सारे लोग सिर्फ क्रिकेट को ही जो है वो स्पॉन्सर करते हैं, क्रिकेट के साथ ही वो अपने नाम को जोड़ना चाहते हैं। इस तरह के जो खेल हैं जिनमें पाकिस्तान जीत भी रहा है, कामयाबियां भी समेट रहा है, उसके बावजूद उनको जो है वो इस तरह की जो है ना वो पजीराई नहीं मिलती। जब पजीराई नहीं मिलती तो फिर उसके बाद स्पॉन्सर भी जो है, जिसको ये ग्रीड होती है कि वो उस खेल या खिलाड़ी के साथ जुड़ना चाहता है जिससे उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिल सके। तो फिर ये एक वजह है जिस वजह से इनको स्पॉन्सर नहीं मिलते। जब स्पॉन्सर नहीं मिलते तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल मुकाबलों में कम होती है। अब जिस इवेंट में ये मिस्टर एशिया के इवेंट में दस्ता जा रहा है, उस इवेंट में अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उनके तकरीबन 100 के करीब एथलीट्स हैं, और हमारे सारे एथलीट्स और पूरा दस्ता मिला के 16 के करीब है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दस्ता बड़ा होता है तो फिर जीत के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं, मेडल्स भी ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, जीत का दस्ता बड़ा हो तो यकीनन जीत भी ज़्यादा होती दिखाई देती है, दस्ते से उम्मीदें भी वाबस्ता कर लेते हैं। थोड़ी सी बात हॉकी के हवाले से कर लें। शोएब जट साहब, पाकिस्तान की जूनियर टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, गो के 6 से 7 प्लेयर्स है, सीनियर टीम के भी उसमें शामिल हैं। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है उस हवाले से तो हमें उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी एक कामयाबी समेटता दिखाई देगा। लेकिन पाकिस्तानी हॉकी के खिलाड़ियों को बड़े मसाइल दरपेश है। जिस तरह कल शकील अब्बासी ने जो बयान दिया उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद होने से उनका माशी हालात जो है उनके बहुत ज्यादा खराब हो गए। जहां पर अगर वजीर आजम साहब का वजीर आजम ने जिस तरह जो है डिपार्टमेंट बंद किए थे, तो ऐसे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तो खत्म होता दिखाई देता है। पहले ही हॉकी हमारी बहरान का शिकार है। शहजादा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ जूनियर टीम में हमारी कामयाबी समेटी, हमें उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान कामयाबी समेट रहा था, पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम रिसेंट पास में जिसने पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां दिलवाई, 3 ओलंपिक्स खेलना, 3 वर्ल्ड कप खेलना और कई एशियन चैंपियंस ट्रॉफियां और पाकिस्तान को जो आखिरी मेडल्स दिलवाए हैं उनमें भी शकील अब्बासी का बड़ा नाम है, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान भी है। उनका इस तरह से बयान देना, जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील किया है कि वो उनसे मिलें, फिर उनका ताल्लुक क्योंकि कोयटा से है तो उन्हें वजीर आला बलूचिस्तान से भी अपील की है। तो बड़ी मायूसी की बात है कि खिलाड़ी जिसने 400 इंटरनेशनल मैचेस से ज्यादा इस बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हो, 400 से ज्यादा मैचेस में, उसको आके अपनी जॉब के लिए इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करवानी पड़ रही है। और तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रिकेट में जो एक भी मैच खेलता है उसके पास नोटों की बरसात लग जाती है, जॉब्स उसके आगे पीछे घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ अपने कौमी खेल में हम देखें जहां पे हमें कामयाबी मिले तो कैसे मिले, जब आप अपने हीरोज के साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर यंग ब्लड कैसे आगे आएगा, और जब यंग ब्लड आगे नहीं आएगा तो फिर आपको कामयाबियां कैसे मिलेंगी। अच्छा शोएब जट साहब, ये तो आपने हॉकी की बात कर ली। थोड़ी सी नेशनल गेम्स हमारे 34वें क्वेटा में जारी है, वहाँ भी खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते दिखाई दे रहे हैं, और हमने देखा कि हमने बहुत मुतद्दिद बाद जो हमने कोशिश की कि अहमद अली राजपूत साहब से रब्ता किया जाए, और ख़ासकर अगर सिंध के हवाले से हम बात करें तो बहुत से मसाइल है सिंध की टीम को भी दरपेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस 34वें नेशनल गेम्स के अंदर मुख्तलिफ एथलीट्स के बयान सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बड़ा सूबा उसका दस्ता जब वहां पे शरीक हुआ, मैं सिंध की बात कर रहा हूं, तो उनके पास उनका फ्लैग ही नहीं था। वहां ऑफिसर्स जो है वो आपस में बाकायदा तौर पे ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में ये गुत्थम गुत्था हो जाएंगे कि उनको कोर्ट जो थे ऑफिशियल्स के उससे उनका झगड़ा था कि मेरा कोर्ट कहाँ है, मेरा कोर्ट कहाँ है। इसी तरीके से खिलाड़ी वहां पे शिकवा करते हुए दिखाई दिए। दूसरी जानिब एक और बड़ी अफसोस की बात थी, लेकिन उसके बाद जब हमने निशानदेही की तो पंजाब हुकूमत ने थोड़ा सा उससे जो है वो हरकत में आई। तो पंजाब का जो दस्ता था उसके ब्लेजर पे यानी कि जो किट थी उसके ऊपर इंडिया के परचम के रंगों का जो है ना वो नजर आ रहे थे, और फिर वो इंडियन कबड्डी की टीम का किट जो है वो कॉपी कर ली गई। उन्होंने वो रंग भी नहीं बदले थे जो इंडिया के फ्लैग के हैं। तो फिर जब हमने निशानदेही की तो उसके बाद जो है वो वजीर आला पंजाब और मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज इन्होंने एक्शन में आए और वो उनकी किट्स चेंज हुई। तो ओवरऑल देखें तो नेशनल गेम्स का 19 साल बाद वहां पे कोयटा में होना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि दुश्मन कुव्वतें जो हमेशा ये मैसेज देती हैं कि बलूचिस्तान अनस्टेबिलिटी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत गंभीर है, तो उनके मुंह पे यकीनी तौर पे एक ये जोरदार तमाचा है
कि पाकिस्तान का कोना कोना पुरअमन है। बलूचिस्तान 19 साल बाद जब 34 खेलों की मेजबानी कर रहा है कौमी गेम्स के नाम पे, तो उसमें एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों एथलीट जो है, बिल्कुल 7,000 से ज्यादा एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं शोएब जट साहब। बिल्कुल, और वो सारे के सारे बड़े आजादी से घूम रहे हैं बलूचिस्तान में, कोयटा में, इंजॉय भी कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं। तो ये एक मैसेज है दुश्मन कुव्वतों को कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पे बड़ी तादाद में खेलों से प्यार करने वाले लोग हैं। बिल्कुल शोएब जट साहब, बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज आप शेयर भी कर रहे होते हैं। थोड़ी सी एक ब्रेकिंग न्यूज एशिया कप के हवाले से भी कह दें कि क्या एशिया कप में भारत है पाकिस्तान आता हुआ दिखाई दे रहा है? ये न्यूट्रल मकामात पर मैचेस होने के नजर आते हुए अंदिया दिया जा रहा है। शहजादा, मैं समझता हूं कि अभी तक जितनी जंग है वो सिर्फ मीडिया की जंग चल रही है, अंदर खाते मामला कुछ और हैं। उनका गालिबन आईपीएल का फाइनल खत्म होगा, उसके बाद वो जो है वो अपनी रवायती हटदर्मी का इजहार भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा सा मसला है। अब आसानी से ये मसला हल नहीं होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया पाकिस्तान से बाहर आकर इंडिया से मतलब पाकिस्तान आए बगैर बाहर कहीं आगे पाकिस्तान का इवेंट खेलता है, तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ये प्लीज जरूर इख्तियार करेगा कि जिस तरीके से आप हमारे इवेंट में बाहर आके खेले थे, हम भी आपके इवेंट में, मतलब क्योंकि मेजबान इंडिया है तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आ सकते, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, लिहाजा हमारे मैचेस बाहर रखें। तो मुझे ऐसा लगता है जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। मामला अभी संगीन भी है, गंभीर भी है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, लेकिन अभी शॉकिंग फैसले आने को है। बिल्कुल शॉकिंग न्यूज आने को है। शोएब जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। सरफराज साहब, शोएब जट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। क्या कहेंगे, बड़ी तफसीलन उनसे गुफ्तगू भी रही ओवरऑल खेलों के हवाले से। जिस तरह अभी नेशनल गेम्स के हवाले से वो बात कर रहे थे कि जब दस्ता सिंध का जा रहा था मार्च पास्ट के दौरान, तो सिंध का फ्लैग नहीं था। फिर हमने देखा कि जो कबड्डी की जो किट दी गई, फराम की गई, उस पर इंडियन परचम था। फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड ने उस पर एक्शन लिया और फौरी तौर पर वो तब्दील किया। क्या ये हमारे मुल्क का अलमिया नहीं है कि एक गेम जो 19 साल के बाद बलूचिस्तान कोयटे के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं और उसमें ऐसे मसाइल पैदा होते हुए दिखाई दें? मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल वाज़ेह निशानदेही इस बात की है कि जो आपका दस्ता वहाँ गया है उसको मैनेज करने वाले, उसके मैनेजर, उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो तजर्बेकार नहीं हैं और वो उनको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से लर्न करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये आपने जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि 19 साल के बाद ये वहाँ पर एक इवेंट होने गया था, तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों को तैयारी के साथ जाना चाहिए था और उनके जो ऑफिशल्स उनके साथ गए थे उनको भरपूर उनको SOPs बना के दिए हुए होने चाहिए थे और यहाँ वो रिहर्सल करके जाते। कराची के अंदर जब या अगर कहीं पे वो जमा हो रहे थे सारे एथलीट, तो उनको चाहिए था कि उसकी बाकायदा रिहर्सल करते। रिहर्सल करने के बाद तमाम प्रोटोकॉल्स और SOPs जो उनको दिए गए होंगे उस टूर्नामेंट के हवाले से, उस इवेंट के हवाले से, उसको वो यानी समझते और समझने के बाद उसके ऊपर वो अमल करते और अमल करके फिर वहाँ पे इस तरह की जो शर्मिंदगियाँ होती हैं उनसे उनको बचने का मौका मिलता। बिल्कुल बचने का मौका मिलता। फिर हमने एशिया कप के हवाले से भी बड़ी बातें की हैं। फिर आपसे भी मैं डिस्कस कर रहा था एशिया कप के हवाले से। जिस तरह शोएब ने कहा कि अभी हाँ ना की सूरत-ए-हाल अब भी बाकी है, बहुत सी चीज़ें जो सामने दिखाई दे रही हैं वो पीछे नहीं है। क्या समझे कि ऐसा कुछ है? नहीं, उनका तज़िया बहुत मुनासिब है शोएब जट का, और उसके अंदर जो उन्होंने बात की गई है इस वक्त काइंड ऑफ मीडिया वार चल रही है, ये जहन में आती है कि हाँ ये बिल्कुल सही उनका तज़िया है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक जो दिल में आप एक बॉक्स अगर कभी लेके चल रहे होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाता है। और हिंदुस्तान रिसेंट पास्ट के अंदर ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि उनका जो एक रवैया रहा है वो हमारे साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बरादराना या इस तरह का नहीं है। और वो कोई मौका ऐसा ज़ाया नहीं करते हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी हज़ीमत उठानी पड़े या परेशानी का शिकार हो। यही वजूहातें हैं कि इसकी बुनियाद की वजह पे आप देखते हैं कि जो फ़ैसले होते हैं वो कभी बहुत देर से जाके वो करते हैं और चीज़ें आपके सामने सारी है। बिल्कुल चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं। फिर थोड़ा सा कौमी स्क्वाड के हवाले से भी बात कर लें जिसने वर्ल्ड कप का टूर करना है। और अगर आप समझते हैं कि इस टीम के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो 16 रुकनी जब दस्ता पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए जाए तो उसमें ये खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हों। देखें, पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर आप बात करते हैं और हम अगर फॉर्मेट को जहन में रखें, क्योंकि अब तो
T20 जब से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो वनडे क्रिकेट भी ऐसी लगती है कि वो टेस्ट मैच के बराबर हो गई है, क्योंकि लोग जिस तरह पहले माजी के अंदर पावर प्ले वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, अब वो भी वनडे के अंदर बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र नहीं आते हैं, अपनी इनिंग को लंबा करते हुए नज़र आते हैं, अपनी जो है वो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा रन्स के ऊपर तवज्जो होती है। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में आपको 2 तब्दीलियाँ जो हैं वो सरफराज अहमद की सूरत में और इमाद वसीम की सूरत में जो है वो होनी चाहिए। सरफराज अहमद की मौजूदगी के हवाले से मैं बात ये करूँगा कि आप ये देखें कि जो लास्ट सीरीज़ मुनक़िद हुई है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उन्होंने 335 रन स्कोर किए और वो टॉप स्कोरर थे। ये सिर्फ 4 इनिंग का उनका स्कोर है और आपको मालूम है कि उनका जो एक वसी तजर्बा उनके पास क़यादत का भी मौजूद है। अभी ऑफ द ईयर आपसे बात हो रही थी, आपने मैं अपडेट नहीं था, आपने मुझे बताया कि बाबर आजम का भी एक बयान आया तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले कि जिसके अंदर उसने कहा है कि अगर सरफराज ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प, गाइडेंस और मदद जो जिसे आप कहते हैं वो मिलती है। तो बहुत पॉजिटिव उनका बाबर का ये रिस्पॉन्स लगा। बाबर का रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने बयानात दिए हैं। वैसे चीफ सेलेक्टर हमारे हारून रशीद भी उन्होंने बाकायदा तौर पर यही कहा है कि सरफराज को यकीनन हम डिनाई नहीं करते उनको ले जाने से, लेकिन हम उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे और साथ साथ मोहम्मद हारिस का भी जिक्र उन्होंने किया कि वो भी अच्छा फॉर्म में है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम 2 विकेट कीपर के साथ जो है हम वर्ल्ड कप खेलने जाएं। देखें, 2 विकेट कीपर के साथ तो जाना चाहिए, लॉन्गर वर्जन है। किसी भी मौके पे जो है कोई आपका विकेट कीपर इंजरी का शिकार हो सकता है, अल्लाह ना करे कि कोई शिकार हो। लेकिन अगर हारिस की आप बात करते हैं तो मैं उसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ वनडे के हवाले से। और मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि जब पहली दफ़ा हारिस ने कोई 40-42 रन की इनिंग खेली थी तो इसी टेबल पे, इसी जगह आपके प्रोग्राम में बैठ के मैंने कहा था कि जो शॉट सिलेक्शन मैंने देखा है, जो उसकी टेक्निक नज़र आई है, जो उसकी बैटिंग में फ़्लो नज़र आया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत जल्द खेलता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ अरसे के बाद वो नज़र आ गया था। तो ये एजाज़ भी आपके चैनल को हासिल है और मुझ जैसी नाचीज़ को कि जिसने उसको एक इनिंग देखने के बाद ये बात फिर उसके साथ साथ हमने बड़ी आवाज़ें शान मसूद के लिए बुलंद की। गो के देखें, हमने बुलंद, हमारा क्या है, उस वक्त वो परफॉर्म कर रहा था और परफॉर्म करने के बाद वो टीम का हिस्सा बना, फिर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आज हम इसी सीट पर बैठकर अपने तजिया निगाह से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब परफॉर्म नहीं कर रहा हमने बाकायदा उसे चांस दिया गया, अगर परफॉर्म नहीं करता तो टीम से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल सही है, इस वक्त उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल ज़िक्र नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं उनको उनके नेशनल नंबर पे जब तक नहीं खिलाएंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। अब ये ज़्यादती T20 में ख़ासतौर पे जो चल रही है कि आपके पास नेचुरल ओपनर साइम अयूब जैसा एक मोस्ट टैलेंटेड यंगस्टर आपके पास मौजूद है, फ़खर जमान जैसा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाला, एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाला एक एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद है, और दीगर जो हारिस की आपने बात की उसके पास भी ये सलाहियत है कि वो नए गेंद के ऊपर पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक रेट अच्छा कर सकता है। आप फिर वही अपना एक रिजवान और उसके ज़रिए जो बाबर के ज़रिए इनिंग का आगाज़ करते हैं, आधा मैच तो आप उस दिन हार जाते हैं जिस दिन ये पूरी इनिंग खेलते। बदकिस्मती हमारी है क्योंकि इनका जो स्ट्राइक रेट है सिवाय पिछली सीरीज़ को देख, अगर आप गौर करें जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुई है, 125, 130, 140 से ज़्यादा कभी नहीं आ पाते। इनकी बैटिंग एबिलिटी या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उस वक्त हो जाए कि जब पावर प्ले में आपके पास, मैं अब T20 की बात कर रहा हूँ, कि आपके पास एक्साइटिंग प्लेयर हों और ये आपको मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट कर रहे हों, और मिडिल ऑर्डर में भी क्या मतलब टॉप ऑर्डर में 3-4 नंबर पे आके रन्स करें और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा, इसी तरह वनडे हमारे सामने है या एशिया कप के हवाले से बात आप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, लेकिन इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो उसने अभी माजी में दी है, और उसने प्रूव किया कि वो जो उसने तसलसल रखा PSL के अंदर भी और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब उसको जितना मौका मिला, तो लेकिन थोड़ा सा उसका नंबर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। यकीनन टैलेंट को ज़ाया भी नहीं होने चाहिए। सरफराज साहब, जिस तरह हम अगर बात कर लें, पाकिस्तान टीम PSL के बेस पे बहुत ज़्यादा सेलेक्टर्स नज़र रखते हैं। PSL में जिसने परफॉर्म किया फौरी टीम का हिस्सा बनता दिखाई देता है। माजी में देखें तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स PSL में परफॉर्म किया, कौमी टीम का हिस्सा बने, कुछ ने परफॉर्मेंस दी, कुछ ने परफॉर्मेंस नहीं दी, टीम से इन आउट होते रहे। माजी में जिस तरह अगर हम बात कर लें
लें आसिफ अली, खुशदिल शाह, दीगर प्लेयर्स के हवाले से तो अब वो शायद कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग का शोबा, एहसानुल्लाह PSL की दरियाफ्त निकले, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कौमी टीम का हिस्सा बने, शायद हम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं करते थे। और फिर हमने तकरीबन 2 से ढाई साल तक शाहनवाज धानी पे काम किया, PSL में परफॉर्म किया, शाहनवाज धानी ने टीम का हिस्सा बने। उसके बाद कौमी टीम के साथ वो इन आउट भी रहे, फिर डग आउट पे बहुत ज़्यादा बैठते रहे, फिर कुछ उनके साथ जो है इंजरी की प्रॉब्लम भी हुई। उसके बाद वो पाकिस्तान शाहीन की अब इन दिनों वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या इस टैलेंट को आप ज़ाया करते दिखाई दे रहे हैं, शाहनवाज धानी जैसा बॉलर? क्योंकि एक बॉलर्स को आप 2 से 3 साल तक अपने साथ रखते हैं, फिर अचानक वो टीम से ड्रॉप कर देते हैं, नए बॉलर्स को लेकर आ जाते हैं। क्या समझते हैं कि प्रॉपर क्या इस पे काम नहीं किया गया? देखिए, इस वक्त मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनको लोड मैनेजमेंट पे जाना चाहिए। आप यानी पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उसके पास इस वक्त दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स, मतलब जो 145-150 के दरमियान बॉलिंग कर रहे हैं, वो उनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 7-8 बॉलर आपके पास मौजूद हैं। आपको ये चाहिए कि आप लोड मैनेजमेंट करें और उनकी अपनी सलाहियतों, उनकी अपने स्टेमिना, उनकी अपनी फिटनेस को मद्देनज़र रखते हुए उनको T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर डिवाइड कर दें। और एक आध प्लेयर अगर आपकी नज़र में है कि जो सारे फॉर्मेट में खेल सकते हैं तो आप उसको खिलाएं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिट होना वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बात की एहसानुल्लाह की, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बॉलर पाकिस्तान को मिला है। उसके साथ मोहम्मद जमान बड़ा एक जो थिंकिंग, बड़ा ज़बरदस्त बॉल एक थिंकिंग बॉलर है जो बड़ा यानी समझते बॉल को करता है। और इसी तरह आपने शाहनवाज धानी का जिक्र किया। शाहनवाज धानी जो है ना, उनको मैं एक आपके चैनल के तवज्जो से ये मशवरा दूंगा कि भाई खुदा के वास्ते क्रिकेट को फोकस करो। ये टिकटॉक और वो हंसी मजाक और जो नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड है, ये आपकी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर रहा है और ये आपको पीछे लेके जा रहा है परफॉर्मेंस के अंदर। और साथ साथ आपने देखा होगा कि इस वक्त जो टीम से बाहर होने का उसका जो एक बेसिक जो रीज़न बना था वो शायद उनकी फिटनेस थी। तो वो ठीक है, उसको फिटनेस को रिगेन करके वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी उनका कैरियर सही तरह से शुरू भी नहीं हुआ है। अगर अभी से वो फिटनेस के मसाइल का शिकार रहेंगे, अभी से वो सोशल मीडिया के चक्करों में पड़ जाएंगे, तो वो जो लंबा सफ़र इनको करना चाहिए, जो इनके अंदर पोटेंशियल था, जो एग्रेशन था, वो फिर हो सकता है कि आपको उसको मिस करना पड़े। बिल्कुल मिस करना पड़े। लेकिन अगर हम देखें तो हम शायद जिन बॉलर्स पे काम करना होता है, सरफराज साहब अगर थोड़ा सा वक्त और शाहनवाज धानी पे देते उससे पाकिस्तान, क्योंकि बहुत जल्दी शायद हम करते हैं। एहसानुल्लाह को हम जरूर लेकर आ गए, भरपूर तौर पर हमने चांस नहीं दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ जरूर चांस दिया, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आपके जहन में है कि हमारा मुस्तकबिल है, वर्ल्ड कप में हमें लेकर जाना है, तो कम अज कम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस हुए थे उनमें उन्हें जरूर चांस देना चाहिए था, ताकि उनकी फिटनेस के बारे में भी जो है चीज़ें वाज़ेह हो जाती। और फिर उनकी बॉलिंग के हवाले से जिस तरह पेशन गोई की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए अब तक सबसे तेज़ बॉलर शोएब अख्तर के बाद शायद नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत वाज़ेह होती हुई नज़र आ जाती। यकीनी तौर पे आपका जो कंसर्न है वो बहुत वैलिड है और मैं ये समझता हूँ कि एहसान को ग्रूम करने की ज़रूरत है। और शायद उनको ये अगर आप एशिया कप की बात करें कि एशिया कप जो आपके सामने था, तो इन टूर्नामेंट्स को और फिर उसके फ़ौरन बाद जो ये वर्ल्ड कप वाला जो सिलसिला है, इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपको जिन लोगों को बेसिकली खिलाना है ना, और जिनसे रिजल्ट लेने, एक खिलाने का वर्ड शायद यहाँ पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि खिलाना तो आप किसी और को भी चाह सकते हैं कि जो इतना अच्छा परफॉर्मर ना हो और वो उनकी किसी की गुड बुक में हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी आउटपुट दे और पाकिस्तान को रिजल्ट लेके दे, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस किसी की आए, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही तज्जिया है किसी का कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख का दूसरा तेज तरीन बॉलर बने। गो के मोहम्मद समी भी 157, 158 और अनऑफिशियल तो 163। चले समी की आपने बात छेड़ दी है सरफराज साहब, तो जिस तरह अभी नई सिलेक्शन कमेटी बनी है और उसमें हम देखें कि माजी में समी भी काम कर रहे थे, यासिर हमीद भी काम कर रहे थे, गो कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्हें फारिग कर दिया गया। क्या हमारी नई सिलेक्शन कमेटी जिस तरह अब नई चीफ एक दफ़ा फिर हारून रशीद उसकी क़यादत कर रहे हैं, ऐसे लोगों जो वाकई क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट के लिए मालूमात रखते हैं और फिटनेस की अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, एक वाहिद फास्ट बॉलर था मोहम्मद समी जो बगैर फिटनेस हमने देखा कि उसकी कभी वो अनफिट होकर टीम से बाहर नहीं हुआ। गो के आगे पीछे मसाइल के बाइस वो टीम से ज़रूर बाहर हुए, लेकिन फिटनेस बेस पर कभी मोहम्मद समी टीम से बाहर नहीं हुए।
बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद शमी एक बहुत मेहनती और तगड़ा फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का। और जहाँ तक आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की या हारून रशीद साहब की बात की, हारून रशीद साहब की पर्सनैलिटी का, उनके एक्सपोजर का, उनकी असेसमेंट का मैं बहुत बड़ा मतलब फ़ैन हूँ, कायल हूँ। लेकिन दुनिया उनके बारे में एक परसेप्शन रखती है कि ये वो सब्ज़ी हैं कि जो ये वो आलू हैं जो हर सब्ज़ी में फिट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बात की जाती है। हर बोर्ड में आपको नज़र आएंगे और पता नहीं कब तक नज़र आएंगे। ये उनकी शायद सलाहियतें भी हैं, उनका अंदाज भी है, उनकी शख्सियत भी है। और बस कुछ चीज़ें कुछ मरासिम भी हैं, ये भी कहते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें देखें ना, मैंने वो गीदड़ संगी है उनके पास के जो जिसको लेके वो हर आपको बोर्ड में नज़र आ जाते हैं। और यकीनन उसके अंदर उनका एक्सपोजर, उनकी अपने स्किल्स और अपनी सलाहियतें भी शामिल हैं उस बात के अंदर। बिल्कुल, किसी के अंदर अगर सलाहियतें होती हैं तो यकीनन वो जो है उन सलाहियतों से, जो भी बोर्ड पर लोग बैठे होते हैं उनकी सलाहियतों से फौरी तौर पर इस्तिफ़ादा भी हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी भी कोशिश यही होती है कि जो लोग वाकई एक काम करते दिखाई दें उन्हें ज़रूर हाईलाइट करें। हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है सरफराज साहब कि जो ग्रास रूट लेवल पर काम होता हुआ दिखाई देता है हम उसे ज़रूर हाईलाइट करें, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर हम काम कर रहे होंगे तो करते हुए दिखाई देंगे तो मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो निकल कर सामने आते हैं जिसे कोई हाईलाइट करता हुआ दिखाई नहीं देता। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले शोएब जट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, उनका यही कहना था कि ग्रास रूट लेवल पर और जिस किस्म की कवरेज है लोकल सतह पर जो है जो गेम्स हो रहे होते हैं उनको अगर आप दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने मिसाल सिर्फ क्रिकेट की दी है, दीगर खेलों पर शायद किसी की तवज्जो इतनी नहीं होती सिवाय क्रिकेट के। तो क्या कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से? यकीनी तौर पे जो आपकी काविशें हैं और जिस तरह से आपकी एफर्ट्स को सराहा शोएब जट ने भी, मैं ख़ुद भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि जो आप यहाँ इस चैनल पे बैठ के ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी जिस तरह से वो टैलेंट को हाईलाइट कर रहे हैं, उनका जिक्र करते हैं। आज आपने नेशनल गेम्स को भी डिस्कस किया, हॉकी के हवाले से भी किया, क्रिकेट का भी चल रहा था, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से भी किया। अच्छा, और यहाँ बैठ के नहीं कर रहे हैं, आपसे आज मेरी एक तकरीब में मुलाकात हुई, मुझे कहीं और जाना था, आपको एक और तकरीब में जाना था, तो वो डेफिनेटली आप जो आपकी इन हाउस और जो बाहर आप जो एक्टिविटीज़ हैं तो वो वाकई ऐसी एक्टिविटीज हैं कि साहब जो चीज़ अपनी आंखों से देखकर जज की जा सकती है ना, वो शायद बैठकर कहीं नहीं जज की जा सकती। आज की तारीख में सुबह 9 बजे किसी जगह में तकरीब में पहुंचना जहां पे धूप में एक तरह से मैं और आप फैंस लगे हुए थे और वो पंडाल था और उसके अंदर बिल्कुल बैठे हुए थे, तो वो चीज़ें जो है वो ये एक बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप अपना टाइम निकालते हैं और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी। और आप जैसे लोगों की वजह से ये चीज़ें जो हैं ये ज़िंदा हैं और आगे चल रही हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थकिएगा नहीं, आप अपनी एफर्ट्स को जारी रखिएगा। इस चैनल पे जब तक हो सके आप जितनी अपनी आवाज़ उठा सकें, लोगों के बारे में डिस्कस कर सकें। देखिए, जब वो अपने जैसे मैं वुमेन्स के हवाले से बात कर रहा था कि आप दुनिया ने बहुत सारे नाम सुने हुए हैं कि जी वो मुनीबा, कायनात, बिस्मा, ये वो और इस तरह के लोग हैं। अब आप देखिएगा कि एक और अपकमिंग स्टार आपको मिलेगा पाकिस्तान की टीम को, आयशा आरिफ के नाम से। एक बहुत छोटी बच्ची है और वो आपको इंशाल्लाह ताला आगे चल के पाकिस्तान बिल्कुल। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से दे दी है। आयशा आरिफ का नाम उन्होंने लिया है। हम देखते हैं कि आयशा आरिफ कब जो है पाकिस्तान वीमेंस टीम का हिस्सा बनती हैं। यकीनन हमारी भी कोशिश होगी कि आयशा आरिफ को अपने स्टूडियो मधु करूं, उनसे भी पाकिस्तान वीमेंस के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से बातें करें। आमिर सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।